कंटेंट क्रिएटर युवा नेताओं का मजाक बनाते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि इतना आसान अगर लगता है तो 2-4 दिन अपने क्षेत्र के युवा नेता का रह के देखें। नहाने का साबुन क्यों ना हो, शैम्पू की बोतल क्यों ना हो, छोटे छोटे सामान आजकल लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। वो जो दुकानदार एक स्टॉक लेके बैठा है जो आपका इंतजार कर रहा है, उसका क्या करना? उसका क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हम मिलने वाले हैं रतलाम के युवाओं के आइडल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के रतलाम के जिला अध्यक्ष भाई विप्लव जी जैन से। नमस्कार विप्लव भैया। नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टॉक शो पर आमंत्रण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के सबसे बड़े स्कूल दिल्ली कॉलेज में आपने शिक्षा ली और वहाँ से शिक्षा लेने के बाद में आपने जॉब और बिजनेस के बारे में नहीं सोच करके और राजनीति में कदम रखा। इसका क्या विशेष कारण हो सकता है? देखिए, ये बात सही है कि मैंने भारत के बहुत बड़े और ख्यातनाम दिल्ली कॉलेज जैसे स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके पहले रतलाम में भी गुरु तेग बहादुर स्कूल में मैंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी। लेकिन चाहे रतलाम की बात करें या इंदौर की, जहाँ भी मैंने पढ़ाई करी, वहाँ पे एक युवाओं का समूह, एक युवाओं का एक समूह हमेशा मेरे साथ रहा। तो निश्चित रूप से जहाँ कई युवा इकट्ठे होते हैं, युवा का समूह बनता है, तो या तो वो सृजन की ओर बढ़ता है या विध्वंस की ओर बढ़ता है। तो परिवार के ऐसे संस्कार रहे कि बचपन से ही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते थे। और जो एक परिवार का एक संस्कार के कारण मन में एक विचार था कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। तो उस विचार को लेके जो युवा जुड़ते गए, उनको मिला के एक संगठन बनाया और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने के लिए आगे बढ़े और उन समाज सेवा कार्य करते करते इस प्रकार से राजनेताओं के संपर्क में भी आए। तो वैसे तो मैं, आपने कहावत सुनी होगी कि होता है वही है जो राम ने रच रखा है। हाँ। तो आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। आपने भी कभी स्कूल टाइम में विचार नहीं करा होगा कि आप ये प्रोडक्शन हाउस वगैरह खोलेंगे या पॉडकास्ट करेंगे। हाँ। तो जो भगवान ने लिख रखा है वही होता है। वही होता है। मतलब बचपन से या कहें तो शुरुआत से ही आपका समाज सेवा में और इसमें रुचि रही। जी, बहुत बढ़िया बात है। आप राजनीति के माध्यम से अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, करना चाहते हैं। रतलाम में भी बहुत अच्छा काम करते हैं आप। मैंने देखा है कई युवाओं की लॉबी आपके साथ में रहती है और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में आपकी रुचि रहती है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आपने किए हैं, तो काफ़ी देखते रहते हैं। राजनीति में आपके आदर्श कौन है? देखिए, वर्तमान राजनीतिक युग की बात करें तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, एक तरह से ग्लोबल लीडर बनकर के सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा आदर्श श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी आप जैसे कई युवा नेताओं के आदर्श आज की दिनांक में होंगे। और आपने जो बात कही विश्व का नेतृत्व, वाकई सही है। कहीं ना कहीं आपने भी समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि आज भारत का सम्मान उन्होंने पूरे विश्व में किस स्थान पर पहुंचाया है। काफी लोगों के आदर्श हैं वो। जी। देखने में आता है आप जिस उम्र में हैं उस उम्र के लोग आजकल स्टाइलिश कपड़े, बड़े बाल, तेज रफ्तार वाली गाड़ियाँ और जो फैशन की दुनिया है उसमें रहते हैं। आपका कभी मन नहीं करता ये सब करने का? देखिए पंकज भैया, आपको बता दूं कि बचपन से ही मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि संघ की रही है। मेरे पिताजी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे, धर्म जागरण के जिला संयोजक रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और मेरी माताजी भी राष्ट्रीय सेविका समिति और सेवा भारती के माध्यम से संघ कार्यों में लगी रहती। तो इस प्रकार परिवार की एक संघीय पृष्ठभूमि रही और भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर काम करती है। तो जैसा अपना विचार है वैसा अपना आचरण भी होना चाहिए। और बचपन से ही संघ की शाखाओं में जाकर और संघ के प्रचारकों के संपर्क में रहकर कभी ऐसा मन में नहीं आया कि इस प्रकार का अपना आचरण रहे कि उसको देख के कोई उस पर उंगली उठा सके। तो जो अपना विचार है वैसा अपना आचरण होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी कहीं ना कहीं आजकल के जो युवा हैं आचरण और विचारों को साइड रख करके और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं और इस प्रकार के जो ट्रेंड हैं उनके साथ चलते हैं, उनको क्या कहेंगे? निश्चित तौर से हम जिस देश में रहते हैं हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, तो बचपन में ही संघ की शाखाओं में जाना और उस विचार से इतना प्रभावित
हम लोग शुरू से रहे कि ऐसे पाश्चात्य संस्कृति की ओर कभी देखने का भी मन नहीं हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और हाल ही में मेन पार्टी में आपको जिला उपाध्यक्ष का पद मिला, तो जिला अध्यक्ष प्रदीप जी से नजदीकियां जो हैं उसका कारण तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व कोई निर्णय लेता है। और दूसरी बात, रही बात आदरणीय जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी से नजदीकियों की, तो जिस समय स्कूल या छात्र राजनीति कह लें, उस समय जब राजनीति की ओर हमारा आकर्षण बढ़ा, हम राजनीति की ओर देखना चालू किया, उस समय प्रदीप उपाध्याय जी रतलाम के युवा नेता हुआ करते थे और उनका जो एक व्यवहार शैली थी, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहना, और तो उनसे जुड़ाव बचपन से ही मेरा रहा और उनका भी एक पिता की तरह स्नेह हमेशा बना रहा। तो और उसके बाद एक युवा मोर्चा का एक 4 साल का कार्यकाल जो आपने देखा और पूरा रतलाम ने भी देखा, निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसको मैंने दायित्व समझकर पूरी ईमानदारी से उसको पूरा करने का प्रयास किया। उसी को देखते हुए हमारे जिला या प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया और भाजपा में जिला उपाध्यक्ष बनाया। हाँ, पर कहीं ना कहीं देखा जाता है जो आपने संबंध बताए हैं जिला अध्यक्ष जी के साथ में, और कुछ लोगों का मानना भी है, सोचते भी हैं लोग के ये नज़दीकियाँ जो है मुख्य कारण यही हो सकती है आपका जिला उपाध्यक्ष बनना। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक व्यक्ति एक निर्णय नहीं लेता है, एक सामूहिक नेतृत्व मिलकर निर्णय लेता है। और उसके अलावा कार्यकर्ता की चिंता तो पार्टी करती है। आज मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा तो उसके बाद मेरा अगला स्थान कहाँ रहेगा वो पार्टी चिंता करती है। मेरे पहले जो युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे लगातार उनको भी पार्टी ने अपना एक उचित स्थान दिया, वैसे मुझे भी दिया। आपके हाथ पे एक टैटू है और ये काफी चर्चा में रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो मेरे पिताजी का फोटो बना हुआ है टैटू। क्या मतलब पिताजी से लगाव है, उनके संस्कार है, क्या है ये जो टैटू? 3 या 4 साल पहले एक बार 3 फरवरी को उनका जन्मदिन आता है, तो 2 फरवरी की शाम को हम सब दोस्त बैठे तो एकदम से याद आया कि कल 3 फरवरी है, पिताजी जन्मदिन है। और पिताजी ने चूंकि अपने लिए बहुत कुछ किया तो मन में आता है एक बच्चा होने के नाते कि अपन भी उनके लिए कुछ करें। सब कोई उपहार उनके लिए अपन लाए, चाहे कपड़े ले आओ, मोबाइल ले लो, कुछ ले लो, लेकिन उनका जो बड़प्पन और स्नेह है उसकी बराबरी कोई उपहार तो कर नहीं सकता। तो मन में ऐसा कुछ विचार आया कि ऐसा कुछ करूं कि यार उनको चेहरे पे खुशी की भावना आए और उसको देख के उनको खुशी होए। तो उसी दिन रात को मतलब जिनने बनाया उनकी शॉप क्लोज हो गई थी, तो खुलवा कर वापस मैंने रात को बनवाया और सुबह उठते ही उनको जब जन्मदिन की शुभकामना दी तो साथ में ही उनको मैंने टैटू बताया। और आप यकीन मानेंगे कि सबसे पहला उनका जो रिएक्शन था वो ये था कि यार बेटा दर्द तो नहीं हुआ बनाने में। क्या बात है। मतलब पिताजी को आपने उपहार के रूप में टैटू दिया है जो कि परमानेंट उपहार कह सकते हैं। निश्चित रूप से देखा गया है कि रतलाम में युवा मोर्चा के कार्यकाल में सबसे अधिक कार्यक्रम आपके द्वारा किए गए और जनता का बहुत जुड़ाव भी रहा आपके कार्यक्रमों में, जैसे शाही सवारी, तिरंगा रैली या हाल ही में हुई नमो मैराथन दौड़। तो इसका क्या राज है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क, जिले भर के कार्यकर्ताओं से, चाहे वो वार्ड स्तर के हो, पंचायत स्तर के और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से एक सीधा संवाद जो मेरा रहा, उसी का प्रतिफल है कि जो भी हमने आयोजन किए वो उसमें बड़ी सफलता मिली। और जो प्रदेश नेतृत्व ने जो कार्यक्रम जिस मापदंड के आधार पर तय किए, हमने उससे बेहतर बनाने में उसको हमारा हमेशा जी जान लगाने की कोशिश करी। उसको एक कार्यक्रम आया, उसको इतिश्री करके समाप्त करने में कभी ध्यान नहीं रहा। मैं और मेरी पूरी टीम है, सारे जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी लोग जी जान से उन कार्यक्रमों को करने में अपना पूरा प्रयास करते थे। वाकई बहुत सुंदर कार्यक्रम होते हैं आपके और काफ़ी जिले के और जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी युवा आपके प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं। उसका काफ़ी कारण यही है कि सक्रियता और संवाद में भी कोई कार्यकर्ता का छोटा सा भी अगर कार्यक्रम होता है, छोटा सा भी काम होता है और अल्प का निवेदन या निमंत्रण होता है, तो पूरा प्रयास करता हूं कि उसके स्थान पर उपस्थित हो जाऊं, चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र हो, कितना भी दूर हो। लगातार मैं प्रवास करता हूं, पूरे जिले में कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, सुख में दुख में उपस्थित होता हूं। उसी का प्रतिफल है कि कार्यकर्ता भी आपके लिए उतना ही जी जान लगाकर मेहनत करता है। आपने अपने राजनीतिक जीवन की जो व्यस्तता बताई
इसके साथ ही आपका लगातार प्रवास रहता है और आप परिवार में समय नहीं दे पाते हैं। इसको लेकर के परिवार का त्याग और सहयोग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तो अच्छा सवाल किया आपने। परिवार का मैं कहना चाहूँगा कि परिवार की कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परिवार ने मेरे ऊपर नहीं डाली। मेरा कोई भाई नहीं है, मतलब मैं ही हूँ, तो व्यवसाय भी है, तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी व्यवसाय की भी होती है, घर परिवार की। लेकिन परिवार का एक बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर जिम्मेदारियों से मुक्त रखा। ये परिवार का बड़ा सहयोग है, उसी कारण इतना समय समाज में और संगठन में दे पाते हैं निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं परिवार के त्याग भी बहुत रहे होंगे। 100% रहे। परिवार के त्याग के बारे में क्या बताऊं, मतलब आप स्वयं कई वर्षों से देख रहे हैं, चाहे कोई सा भी अपनी संस्कृति का अपना कोई भी त्योहार हो, वो चाहे अनंत चतुर्दशी की पूरी रात्रि हो, गणेश उत्सव के सारे 9 दिन हो, नवरात्रि के सारे 9 दिन हो, जन्माष्टमी की रात हो, ये लगभग जो त्योहार होते हैं जो एक सामान्य कोई इंसान अपने परिवार के साथ मनाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, जो समाज में सक्रिय बंधु होते हैं, वो कोई आयोजन करते हैं लगातार और वो सब हमसे जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है कि हम उसमें सम्मिलित हों। तो इस कारण परिवार के साथ इन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं हो पाते। तो ये मैं मानता हूँ कि परिवार का एक बड़ा त्याग है। अगर ये परिवार का त्याग नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये इतनी सक्रियता हमारी इन कार्यक्रमों में नहीं हो पाती। ये वाकई परिवार का एक बड़ा त्याग है, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति अपने से दूर किया है, घर का बेटा, जो कि आम जनता की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगा है। हाल ही में नवरात्रि उत्सव गया, तो मेरी 2 बालिकाएं छोटी, दोनों ने सहज रूप से ही बोला कि यार मेले में चलना है। मैंने कहा आज नहीं कल चलते हैं, कल नहीं परसों चलते हैं। तो मैं सब बताना चाहता हूँ कि 9 दिन में मैं जा नहीं पाया और नवरात्रि समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मन खराब नहीं हुआ और उन्होंने सहज भाव से उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, तो निश्चित रूप से ये परिवार का एक त्याग है। बराबर है। आपकी व्यक्तिगत व्यस्तता कुछ नहीं है जो आप हर कार्यक्रम में अपना समय देते हैं? देखिए, हम जिस राजनीतिक दल में काम करते हैं उसका एक मोटो है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। राष्ट्र प्रथम की भावना से हम काम करते हैं। राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए कोई काम होगा तो सबसे पहले वो होगा, पार्टी के लिए कोई काम होगा तो उसके बाद वो होगा, और उसके बाद अगर खुद के लिए कोई काम होगा तो वो होगा। अपने लिए मतलब लास्ट में सबसे पहले हिंदुस्तान, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, क्या बात है, अंतिम में। बहुत अच्छे विचार हैं पार्टी के और आपके भी, बहुत बढ़िया। राजनीति करते करते आपने धार्मिक कार्यक्रमों में भी रुचि दिखाई, जैसे शाही सवारी और भी शहर में होने वाले कई धार्मिक प्रोग्रामों में आप उपस्थित रहते हैं, तो इसका क्या? देखिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई वो बता सकता हूँ, लेकिन ये तो बाबा महाकाल की इच्छा है कि सवारी कहाँ निकले कहाँ नहीं निकले, हम तो एक माध्यम मात्र हैं। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि यहाँ एक प्रसिद्ध घास बाजार चौराहा है, जहाँ पे हम हमारे युवा मोर्चा के साथी शाम वाम के टाइम कभी चाय वाय पे एकत्रित होते हैं। तो 4 साल पहले हम लोग ऐसे ही खड़े चर्चा कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ शहर के वयस्क जन, बुजुर्ग नहीं कह सकते, 50-55 साल की उनकी उम्र होगी, 8-10 लोग एक प्लानिंग कर रहे थे कि एक किराए की गाड़ी करें और सब पैसे इकट्ठे करें और उज्जैन जाए सवारी देखने। अच्छा। उज्जैन हमारे यहाँ से 100-125 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। और वहाँ काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भी होती है। तो ऐसे ही मन में विचार आया, क्यों नहीं अपने शहर की समस्त जनता को ऐसे आनंद की अनुभूति अपन रतलाम में करवाएं। तो एक प्रयास किया और लगातार उसमें बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहा, और आज 3 वर्ष उस सवारी को हो गए, और एक ऐतिहासिक आनंद की अनुभूति उसमें शहर की जनता को प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया विप्लव भैया, आपने ये जो किसी की बातें सुन करके और सवारी को उज्जैन से रतलाम लाने की सोची, वो मतलब शहर की पूरी जनता इसका आनंद ले सके, दर्शन लाभ ले सके। बहुत अच्छे विचारों से आपने ये निर्णय लिया, और आज भी देखने को आता है काफ़ी भव्य यात्रा होती है, काफ़ी पब्लिक होती है और बहुत आनंदित हो जाता है पूरा शहर में एक वातावरण उसमें बहुत सावन में धर्म में हो जाता है। वाकई आप एक युवा नेता हैं, और ऐसे कई युवा नेता हैं हमारे देश में, उनके लिए कोई पीड़ा है आपके मन में? देखिए, आपने बहुत ही
सही समय में बहुत अच्छा सवाल पूछा। विगत कई दिनों से मेरे मन में एक पीड़ा, एक व्यथा कह लें, जो चल रही थी। आज हो सकता है आपके माध्यम से ही सार्वजनिक हो, कि देखने में आया कि सोशल मीडिया पर आजकल रील्स का ज़माना चल रहा है। हाँ। तो कई इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे उसमें कंटेंट क्रिएट करते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, देशभक्ति की बातें बताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं देखता हूँ कई इसमें कंटेंट क्रिएटर्स युवा नेताओं का मजाक बनाते हैं। एक युवा नेता अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ, अपने करियर की जिम्मेदारियाँ सब छोड़कर अगर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, दल के लिए समय निकाल के काम कर रहा है, और वहीं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाने के लिए उन पर हंसी मजाक करते हुए रील्स बनाते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि इतना आसान अगर लगता है तो 2-4 दिन अपने क्षेत्र के युवा नेता के साथ रह के देखें कि इतना आसान तो कोई जीवन नहीं है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की रील्स फिर उन तक भी पहुंचती है, उनके मित्र मंडल में पहुंचती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर शायद उनके मुंह पे नहीं पर पीठ पीछे एक हंसी का पात्र बनते होंगे। तो मेरा उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स से आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर कोई व्यक्ति देश धर्म के लिए काम कर रहा है तो उसका सम्मान करें। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ रील्स आती है कि भाई माता जी के लिए आप चंदा लेने आ गए, गणेश जी के लिए आप, युवा नेता या युवा जो अपने कार्यकर्ता होते हैं सामाजिक, उनके ऊपर भी रील्स बनती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस प्रकार के कार्यकर्ता समाज में सक्रिय नहीं होंगे तो ये सारे हमारी संस्कृति के आयोजन करेगा कौन करेगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस प्रकार की जो रील्स नेताओं पर और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर बनती है विशेषकर, ये बंद होनी चाहिए। ये मेरे मन में एक पीड़ा थी। बहुत गहरी पीड़ा है ये, वाकई मैंने भी कहीं देखा है। कई बार ऐसी रील्स देखने में आती है, युवा नेताओं के मजाक बनाए जा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे मजाक। आज आपने बहुत उचित सवाल इसको किया। मेरे मन में बहुत लंबे समय से ये व्यथा थी और मैं सोच रहा था इसको उचित कहाँ पे इसको व्यक्त किया जाए। देखिए, अपने रोजमर्रा काम हर व्यक्ति कर रहा है। हाँ। हर आदमी ऑफिस जा रहा है, दुकान जा रहा है, दुकान से घर जा रहा है। किसी के पास समय है क्या आज की तारीख में? नहीं। लेकिन अपना निजी काम छोड़कर समाज के लिए कोई सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहा है, हाँ, कहीं ना कहीं उसका ये बलिदान है, उसके परिवार के प्रति, उसके व्यवसाय के प्रति वो छोड़ के काम कर रहा है। कोई फ्री नहीं आज की तारीख में। लेकिन उसके पीछे आप आपके फॉलोअर्स और ये बढ़ाने के लिए आप उन पे हंसी मजाक करने वाली रील्स बनाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है, बहुत गलत है ये। कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने जेब का खर्च करके अपने वाहनों से आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो आपकी तो जेब गर्म हो रही है। बिल्कुल हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आदमी संघर्ष कर रहा है वो तो अपने स्वयं जेब के खर्च करके ही सामाजिक काम कर रहा है ना। बराबर। फिर उसके बाद भी उसको अगर ये चीजें देखने को मिले तो उसका आत्मबल भी कमजोर होता है। बराबर, निश्चित रूप से उसका आत्मबल कमजोर होगा। आज कोई सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र में कोई गणेश उत्सव का कार्यक्रम मान लो करता है और उसी के मोहल्ले के लोग उसको वो रील दिखाते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसका आत्मबल कमजोर होगा और वो अगर 2-4 बार लोगों ने उसकी हंसी उड़ा दी तो सकता वो बंद कर दे। सही है। तो ऐसे तो अपनी संस्कृति के कार्यक्रम होना भी बंद हो जाएंगे। हाँ। तो मेरे मन में पीड़ा थी। नहीं, उनका सहयोग होना चाहिए और उनका आत्मबल मजबूत करवाना चाहिए। सारे ऐसे नहीं है, कई इन्फ्लुएंसर्स और कई कंटेंट क्रिएटर उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनकी रील्स बना के पोस्ट करते हैं ताकि उनके कार्यक्रमों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और पूरा जमाना उसको देखे और वो रील वायरल भी होती है, उनको प्रशंसा भी मिलती है। आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पर्टिकुलर किसी पद पे पहुंचना मेरा लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है। इसको पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। यहाँ कार्यकर्ताओं की चिंता पार्टी स्वयं करती है। जैसे पहले मैं एक भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री के रूप में काम करता था। जिला मंत्री के रूप में काम करते करते पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाने का अवसर दिया और मैंने उसको एक ईमानदारी से उसको दायित्व समझकर निर्वहन किया और उसी दायित्व में रहते मुझे भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी बनाया। तो निश्चित रूप से आगे भी पार्टी जहाँ तय करेगी वहाँ काम कर लेंगे। एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया तो इसके बाद अगर बूथ अध्यक्ष भी बना देगी पार्टी तो उस पर भी काम कर लेंगे। तो मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई पद को लेकर लक्ष्य नहीं है। जहाँ पार्टी निर्देश कर देगी उस स्थान पर मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। जिले के युवा आश्वस्त थे कि आप युवा मोर्चा के सफल कार्यकाल के बाद प्रदेश की राजनीति में अपना कदम रखेंगे, पर आपने मेन पार्टी में आकर जिला उपाध्यक्ष का
पद लेकर के और सबको अचंभित किया है। देखिए पंकज जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा चलती है। इसमें किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता कि उसको क्या बनना है क्या बनाना है। निश्चित रूप से यह जिला संगठन और प्रदेश संगठन ने आपस में तालमेल करके ही ये निर्णय लिया। तो मेरा लक्ष्य ना प्रदेश में बनना था ना जिले में बनना था, ये पार्टी ने ही आपस में जो निर्णय लिया उस पर हम काम कर रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को भीड़ इकट्ठा करने की मशीन समझती है, और जब युवा मोर्चा के कार्यकाल से व्यक्ति निकलता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। आपने जहाँ से भी सुना है या जो भी आपने देखा है, ये आपका आकलन बहुत गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व देख लो हमारा या प्रदेश का नेतृत्व देख लो, में ऐसे अनगिनत नामों की एक श्रृंखला है कि जिन्होंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते और उसके बाद भी एक बड़ा स्थान पाया। चाहे हमारे केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान जी, उमा भारती जी, अनुराग ठाकुर जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, ये जो बड़े नाम जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय राजनीति से निकल कर आए हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हमारे अनेक कैबिनेट मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, कमल पटेल जी, विश्वास सारंग जी, ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है कि जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बड़े स्थान देकर निश्चित। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि युवा मोर्चा, आज का युवा मोर्चा ही कल की भारतीय जनता पार्टी है। आज जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता है निश्चित रूप से वही कल की भारतीय जनता पार्टी है। तो ये आपको जो भी जानकारी है सरासर गलत है मानता हूँ। मुझे ही देख लो। हाँ, आपने हाल ही में अभी जिले में ये जानकारी गलत है। और मेरे पहले भी जो युवा मोर्चा के रतलाम जिले में भी अध्यक्ष रहे, तो उनको कामों के आधार पर पार्टी ने एक अच्छा स्थान। वर्तमान के हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी स्वयं युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, आपको जानकारी नहीं होगी। हाँ, मुझे नहीं है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे वो, तो प्रदीप जी। ठीक है, आपने बताया, हो सकता है मैंने जो सवाल आपसे किया हो सकता है कुछ गलत हो इसमें, लेकिन ये बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ जो पब्लिक होती है वो युवा मोर्चा के आधार पर ज़्यादा एकत्रित होती है। ऐसा देखिए, एक परिवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। एक परिवार में कोई वरिष्ठ जन अगर अपने बेटे को आदेश देता है तो निश्चित रूप से उसको पूरा करना होता है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो जैसे वाहन रैली निकालना और इस प्रकार के जो अनेक आयोजन जो युवाओं के हिस्सा आते हैं वो युवा मोर्चा करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए युवा मोर्चा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन युवा है, युवा जोश है, तो युवा जोश को उसके काम के हिसाब से वो काम मिलेगा। तो युवा लोगों को जो पसंद होता है वो काम उनको पार्टी देती है। और ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में आप देखेंगे युवा मोर्चा कई सकारात्मक कार्यक्रम भी करवाता है। जैसे हमने एक वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया था, पूरे जिले भर में पंचायत स्तर तक हमने वृक्षारोपण किया उसमें। और निबंध प्रतियोगिता हमने पूरे जिले की एक आयोजित की, उसमें एक राजनेता से ज़्यादा प्रतिभावान युवा हमको सामान्य छात्र छात्राओं में देखने को मिले। उनका जो भाषण देने का तरीका, तो इस प्रकार की प्रतिभा को मंच देने का काम भी युवा मोर्चा करता है। कई प्रकार के ऐसे रचनात्मक कार्य भी युवा मोर्चा के हिस्सा आते हैं। तो निश्चित रूप से युवा मोर्चा उसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। क्या हम युवा मोर्चा को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो बड़ी राजनीति करने के लिए एक व्यक्ति को, युवा पीढ़ी को जो अनुभव की आवश्यकता होती है, जो कार्यकाल में जो अनुभव चाहिए होता है, जो नॉलेज चाहिए होता है राजनीति में क्या होता है क्या नहीं, तो वो युवा मोर्चा सिखाता है उस युवा को जो आगे बढ़ना चाहता है बड़ी राजनीति में। निश्चित रूप से, ये आपने बहुत सही सवाल किया कि युवा मोर्चा का अगर कोई व्यक्ति युवा मोर्चा की राजनीति करता है तो उसके अंदर एक अनुशासन, एक काम करने का तरीका, एक आयोजनों को किस प्रकार से करना है वो उसमें सीख लेता है। तो निश्चित रूप से भविष्य में वो एक अनुभवी नेता बनकर युवा मोर्चा से निकलता है। कहीं ना कहीं इसको इंटर्नशिप प्रैक्टिस कह सकते हैं बड़े नेता बनने के लिए। 100% है ना। चलिए, फिर तो युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बड़ा स्तंभ है युवा मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी रीढ़ की हड्डी युवा मोर्चा है। क्या बात है।
विप्लव भैया, वैसे तो आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। आपके कार्यकाल में ऐसा कोई काम जिससे आपको आत्मसंतुष्टि हुई? देखिए, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया तो निश्चित रूप से कि बड़ी जिम्मेदारी थी कि आपके नेतृत्व में 25 मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना और एक जिले की टीम बनाना। एक जिले में युवाओं की एक बड़ी फौज थी। तो मुझे इस चीज़ की आत्मसंतुष्टि है कि मैंने ऐसे प्रतिभावान युवाओं को संगठन से तालमेल बिठाकर, संगठन से विचार विमर्श कर कर उनको उनकी प्रतिभा को निखारने में अपनी पूरी जी जान लगाई कि ऐसे युवा जिसमें प्रतिभा तो है लेकिन किसी न किसी क्षेत्रीय कारण से या किसी भी कारण से वो निकल कर बाहर नहीं आ पा रहा था। तो मैंने पूरा फोकस उन प्रतिभावान युवाओं को युवा मोर्चा में आगे लाने के लिए अपना प्रयास किया। उसकी मेरे को बहुत आत्मसंतुष्टि है। मतलब कहीं ना कहीं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा था जी। और जिनमें प्रतिभाएं थी, आपने पहचान के उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। अब वो पहचान के किया, आगे तालमेल बैठा के किया, हाँ, जैसा भी है, लेकिन उनको एक उचित मंच मिला। बहुत बढ़िया, वाकई आत्मसंतुष्टि वाला काम है, क्योंकि आपकी वजह से आज उन युवा मोर्चा के नेताओं को मैं जब भारतीय जनता पार्टी में किसी स्थान पर जाता हुआ देखता हूँ तो निश्चित रूप से बहुत आत्मसंतुष्टि होती है कि एक युवा कार्यकर्ता को अपन ने पहचान करके चाहे मंडल अध्यक्ष बनाया चाहे जिला का पदाधिकारी बनाया, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में, मेन स्ट्रीम में जब पदाधिकारी बनता है तो एक आत्मसंतुष्टि होती है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए काम और प्रयत्न से किसी का भविष्य बनेगा, कोई आगे बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। भैया, आपके विरोधियों में भी ऐसी चर्चाएं होती हैं कि आप बहुत कम समय में धन बल के आधार पर बहुत लोकप्रिय हो गए, क्या ये सही बात है? नहीं, पहली बात तो ये कि कोई ऐसा कोई धन बल का कोई आधार नहीं, बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ मैं। और अब आपने सवाल पूछा तो जवाब तो इसका देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर धन बल के आधार पर लोगों के दिलों पर राज करना या राजनीति करना होता, चाय बेचने वाला शख्स हमारे देश का प्रधानमंत्री होता क्या? ये भी बहुत सही बात है। नहीं होता। मुझे लगता है कि कई हमारे देश में ऐसे लोग हैं। हाँ, अगर धन बल के आधार पर राजनीति होती तो वो देश के प्रधानमंत्री होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, आप इसका एक परिदृश्य उठाकर देखेंगे तो एक सामान्य से सामान्य मध्यम व्यक्ति, गरीब कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ किन किन जगहों पर स्थान दिया। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कोई उनका कोई ऐसा उद्योगपति वाला बैकग्राउंड हो कि कोई अरबपति घर से आते हो, नहीं, ऐसा नहीं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, यादव समाज से। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जी को आप देख लो, एक किसान पुत्र थे। वो बहुत कम उम्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम प्रारंभ किया और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, जो कि मेरे मार्गदर्शक भी रहे, एक बहुत सामान्य व्यक्ति जो आज सांसद भी है और पूरे मध्य प्रदेश का एक नेतृत्व उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की चर्चाओं का कोई महत्व नहीं होता। अगर ऐसा धन बल के आधार पर राजनीति हो रही होती तो मेरी जगह यहाँ भी कोई और किसी और का पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। हाँ, सही। कई लोग धन बल से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा होता तो एक मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं बनता, आप किसी और का पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। हाँ, सही है। कहने का आपका मतलब यह है कि सब सरासर अगर कोई बात किसी को करने को नहीं होती हो तो कुछ भी धन बल के आधार पर राजनीति होती है ना, लोगों के दिलों पर राज किया जाता है। हाँ, लोगों के दिल, मतलब कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, सीधा संपर्क, उनके लिए सुख दुख में खड़े रहना, यही एक कारण है। इसका कोई दल, एक नेता का व्यक्तित्व ही होता है जो उसको आगे बढ़ाता है और उसके कार्यकाल, इसमें कोई धन की कोई वैल्यू और वो चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर धन की वैल्यू होती तो विधायक कोई और होता, सांसद कोई और होते, हाँ, मुख्यमंत्री कोई और होते, प्रधानमंत्री कोई और होता है। सही है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है। कई शहर में कई पैसे वाले लोग घूम रहे हैं, उनके साथ युवाओं की एक टोली घूमती। हाँ, हम तो अकेले एक्टिवा लेके चाय पीने जाते हैं तो वहां भी 25-50 लोग हमारे साथ चाय पीने आ जाते हैं बराबर। मान लो 2 लोग एक्टिवा लेकर हम चाय पीने गए, हाँ, तो 50 लोग आएंगे, चलते हमारे साथ चाय पीने आ जाते हैं बराबर। तो इसमें कहीं धन बल आपको लगता है क्या? नहीं। जिसके बाद धन बल है वो गाड़ी के कांच दोनों बंद करेगा, हाँ, और अकेले किसी कैफे में जाके पी जाएगा। बिल्कुल सही है। तो निश्चित रूप से इसमें ये अफवाह टाइप कह सकते हैं इसको, इसका कोई औचित्य नहीं है।
राजनीति में नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में युवाओं को निश्चित रूप से आना चाहिए। पहली बात तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि युवाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में। और जो आपने बताया कि संदेश, तो मेरा मानना है कि कोई युवा अगर राजनीति में आता है तो वो चाहे किसी भी स्तर पर रहे, लेकिन उसको अपना जो मूल काम है, चाहे उसका व्यवसाय हो, चाहे उसकी नौकरी हो, पारिवारिक बिजनेस हो, जो भी हो, उससे वहाँ से भी जोड़ के ही रहना चाहिए, करना चाहिए। वो। आप तो नहीं करते हैं, फिर आप संदेश ये दे रहे हैं, मतलब इसका कैसे देखें इसको? मैंने कई बार मेरे पिताजी से प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में इच्छा रहता है कि यार अगर मैं राजनीति में आगे बढ़ गया तो व्यवसाय में ध्यान नहीं दे पाऊंगा, कहीं ना कहीं हाँ होता आप है। अकेले रहेंगे। तो एक्चुअली उनका भी यही सपना था कि मेरे को अगर समाज के लिए काम करना है, तो उन्होंने भी मेरे सपने को अपना सपना बनाया और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मैंने कभी कोशिश भी की कि मैं अपना समय काम में दूं, तो उन्होंने मुझे देने नहीं दिया। अच्छा। हाँ। बाकी शुरुआती समय में देना। आपने पूछा तो मैं ये देना चाहूंगा कि युवाओं को अपने मूल व्यवसाय या जो भी अपना उससे दूरी नहीं बनाए। हाँ। नेतागिरी भी करे पर साथ में काम भी करना जरूरी है। नेतागिरी भी करे और साथ में अपना काम व्यवसाय हाँ, वो भी करना जरूरी है। नहीं, बढ़िया बात है, क्योंकि जरूरी नहीं 100 के 100 लोग ही आगे पहुंच पाए। कुछ दूसरे कारण भी होते हैं, परिवार घर चलाने के लिए व्यापार, बिजनेस, नौकरी कुछ भी जरूरी होता है। तो अच्छा संदेश है। हमारी जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, ये वर्तमान त्योहारों का समय है। मेरे मन में एक बहुत समय से एक पीड़ा कुंठा कह ले अपन कि आज का जो युवा है, युवा ही चाहे माताएं बहनें जो भी हुई हो, आजकल घर बैठ के छोटे छोटे सामान, चाहे वो टूथपेस्ट हो, नहाने का साबुन क्यों ना हो, शैम्पू की बोतल क्यों ना हो, छोटे छोटे सामान आजकल लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप जिस गली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, जिस चौराहे पे ऐसा आप रोज निकलते हैं, वहाँ का दुकानदार आपसे रोज नमस्ते करता है, राम राम करता है। अगर आप उसकी दुकान से 1500 रुपये का सामान लेंगे तो निश्चित रूप से इससे उस पर एक फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई मल्टीनेशनल कंपनी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन लोगों से आप ऐसे छोटी छोटी वस्तुएं रोजमर्रा की भी मंगवाएंगे तो उनको कोई 200-500 रुपये में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो गली मोहल्ले का दुकानदार है उसको उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि अधिक से अधिक हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही आवश्यक हो। जो आपके शहर में काम हो ही नहीं पा रहा हो तो अलग बात है, लेकिन आप घर से 4 कदम निकल रहे हैं, वहीं पे आपको बिस्किट के सब सामान मिल रहा है और आप छोटी छोटी चीजें ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो इसमें वो जो दुकानदार एक स्टॉक लेके बैठा है जो आपका इंतजार कर रहा है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उसके लिए मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं ये जो देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ये एक अपने जीवन शैली में यह विचार आना चाहिए कि आप जब निकल रहे हैं, उस दुकानदार को देख रहे हैं, तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि यार ये छोटा मोटा सामान तो मैं कम से कम इससे ले सकता हूँ। बराबर। कोई ऐसी वस्तु जो मिल ही नहीं रही आपको मार्केट में, हाँ, उसके लिए आप भले ही ऑनलाइन के लिए, मैं कोई ऑनलाइन का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम जो चीजें अपने गली में, अपने मोहल्ले में अवेलेबल हो रही हो, तो उसको हमें अपने करीबी जो दुकानदार है उनसे खरीदना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं का हमको ज्यादा ज्यादा उपयोग करना चाहिए। अगर स्वदेशी वस्तुओं को जब तक हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमको कसर रह जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल जरूरी है। एक बात तो बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में 1 रुपये का सामान आज तक ऑनलाइन नहीं मंगाया। क्या बात है? कभी मेरी जिंदगी में 1 रुपये का ऑनलाइन सामान नहीं मंगाया। आज के युग में अगर आपने ऑनलाइन सामान नहीं मंगाया, बहुत बड़ी बात है और विचारणीय बात है। निश्चित रूप से मैंने आज तक 1 रुपये का कोई परचेसिंग ऑनलाइन कभी नहीं की। संदेश भी काफी अच्छा दिया है वैसे आपने, कि जो गली मोहल्ले के जो दुकानदार है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ। 2 दोस्त स्कूल में बातें कर रहे थे। एक के पिताजी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, एक के पिताजी की कपड़े की दुकान थी, है ना। तो जिसकी कपड़े की दुकान थी पिताजी की, उसने टीवी ऑनलाइन मंगा ली
और जिसके पिताजी की कपड़े की दुकान थी उन्होंने कपड़े ऑनलाइन मंगवा लिए, और दोनों बच्चे बात कर रहे हैं कि यार दुकान पे गिराकी ही नहीं है यार। तो एक छोटा सा संदेश है ये कि अगर वो जो जिसने कपड़े मंगाए वो बाजार जाके कपड़े उसके दोस्त के पिताजी से लेता तो उसके वहाँ भी ग्राहक रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेता तो उसकी दुकान पे भी ग्राहक रहते आते हैं। सही बात है। तो निश्चित रूप से ये आज आप मतलब हमारे रतलाम जैसे शहर में भी रोजाना लाखों शायद करोड़ों रुपए का रोज ऑनलाइन सामान रतलाम में डिलीवर हो रहा है। होता है भैया, करोड़ों रुपए का, करोड़ों का होता है। अब मान के चलो कि अगर ये करोड़ों में से अगर कुछ लोग भी अगर प्रेरणा लेते हैं और लोकल शॉपिंग चालू करते हैं तो मुझे लगता है कि अपने शहर के कितने दुकानदारों का इसमें भला होगा। वाकई दशा सुधर जाएगी शहर की। बहुत परेशान होते हैं जो छोटे व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आपने जो संदेश दिया काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और मैं भी जनता से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ऐसी वस्तु, ऐसा सामान जो लोकल मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, ज़रूरी नहीं उसको ऑनलाइन ख़रीदा जाए। ऑनलाइन कंपनियां कहीं से भी कमा सकती हैं, कैसे भी कमा सकती है, पर उन लोगों का जो आपके भरोसे दुकान लेके बैठे हैं उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। विप्लव भैया, आप मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से, जनता से? बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और रतलाम हमारा एक उभरता हुआ शहर है और इस शहर में आपने अत्याधुनिक सुविधाएं दे रखी है, तो निश्चित रूप से ये रतलाम के लिए एक उपलब्धि है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने इस कार्यक्रम में इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे और भी कुछ चर्चाएं करेंगे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, नमस्कार।